गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास में हम पढ़ रहे थे न्याय की अवधारणा और जो न्याय के विविध रूप, अपना विषय चल रहा था न्याय के विविध रूप। और मैंने आपको बताया था कि परंपरागत रूप में अगर हम न्याय को देखें तो उसके दो रूप बताए थे मैंने। परंपरागत जो न्याय है, परंपरागत रूप से न्याय के कितने रूप बताए थे मैंने आपको? दो बताए थे। एक तो कौन सा बताया था? नैतिक न्याय। और ये हमने कर लिया था कि वो न्याय जो नैतिकता पर आधारित हो, जिसमें दया, प्रेम, करुणा, सहनशीलता, उदारता, परोपकार, ये जो नैतिक जो मूल्य हैं उन पर आधारित जो न्याय होता है वो नैतिक न्याय कहलाता है। ये हमने पीछे की कक्षा में कर लिया था। और जो दूसरा न्याय था, ये पहला था नैतिक न्याय, और दूसरा जो न्याय है वो कौन सा न्याय है? कानूनी न्याय। दूसरा न्याय कौन सा है? कानूनी न्याय। तो आज हम दूसरा जो न्याय पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कानूनी न्याय वाला। तो कानूनी न्याय, तो देखिए कानूनी न्याय कौन सा होता है? जो शब्द है कानून, अगर हम उसको देखते हैं तो जो न्याय व्यवस्था या कानून की जो व्यवस्था पर आधारित न्याय है वो कानूनी न्याय कहलाता है। लेकिन इस कानूनी न्याय को भी लागू करने के साथ साथ दो शर्तें लागू की गई, यानी कानूनी न्याय कौन सा होता है, किसे हम कानूनी न्याय मानेंगे। तो इसके लिए दो रूप बताए गए हैं, दो स्थितियां बताई गई है कानूनी न्याय की। सबसे पहले हम देख लेते हैं, राजनीतिक व्यवस्था में कानूनी व्यवस्था को कानूनी न्याय भी कहा जाता है। कानूनी न्याय का मतलब क्या हो गया? कानूनी व्यवस्था। अगर इन शॉर्ट हम बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया कानूनी न्याय का? कानूनी न्याय का मतलब हो गया कानूनी व्यवस्था। जो कानून के ऊपर आधारित व्यवस्था है वो कानूनी व्यवस्था कहलाती है। और कानूनी व्यवस्था में देखिए क्या स्थितियां आती है, यानी कौन सी दो बातों पर बल देता है कानूनी न्याय, कौन सी धारणाएं हैं कानूनी न्याय के अंतर्गत, कौन सी दो बातें हैं विशेष रूप से। तो सबसे पहला है कि सरकार द्वारा निर्मित कानून न्यायोचित होने चाहिए। सरकार द्वारा निर्मित कानून न्यायोचित होने चाहिए। और इसके साथ साथ उनका जो पालन है वो किसके आधार पर करना चाहिए, और इनको न्यायपूर्ण ढंग से लागू करना चाहिए। कानूनों को न्यायपूर्ण ढंग से लागू करना चाहिए। देखिए दो बातें आती है कानूनी न्याय के अंतर्गत। कानूनी न्याय का मतलब होता है जो कानून व्यवस्था पर आधारित न्याय होता है वो कानूनी न्याय है। लेकिन कानूनी न्याय के अंतर्गत हमें दो धारणाओं पर, दो विशेष बातों पर ध्यान रखना होगा। पहली बात तो कि जो कानूनी न्याय है उसमें सरकार द्वारा जितने भी कानूनों का निर्माण किया जाता है वो कानून के अनुसार ही उचित होने चाहिए। न्यायोचित का मतलब न्याय के अनुसार वो उचित होने चाहिए, न्यायपूर्ण होने चाहिए। और जितने भी कानूनों का निर्माण किया गया है उसे निष्पक्षता से, उसे ढंग से लागू करना चाहिए, यानी बिना किसी भेदभाव के उनको लागू करना चाहिए। तो ये कौन सा न्याय कहलाता है? ये कानूनी न्याय कहलाता है। बहुत सिंपल है, कानूनी व्यवस्था पर आधारित न्याय कानूनी न्याय कहलाता है। सरकार द्वारा निर्मित कानून न्यायोचित होने चाहिए और उनको ढंग से क्या करना चाहिए? लागू करना चाहिए। तो ये कौन सा न्याय कहलाता है? कानूनी न्याय। अगला जो न्याय है वो है राजनीतिक न्याय। ये हमने परंपरागत न्याय को दो भाग पढ़ लिए, कानूनी न्याय, और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि वर्तमान काल में भी जो न्याय है उसके रूप चल रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो अब हम देखते हैं राजनीतिक न्याय। तीसरा अगर हम देखें तो राजनीतिक न्याय। और ये राजनीतिक न्याय किन बातों पर बल देता है, यानी किन पर आधारित है ये न्याय? राजनीतिक न्याय कहलाता है। तो राजनीतिक न्याय समता व समानता पर आधारित होना चाहिए। यानी राजनीतिक न्याय है ना, वो दो बातों पर बल देता है, एक तो समता व समानता। यानी इन दो बातों पर आधारित जो न्याय है वो न्याय कौन सा कहलाएगा? वो राजनीतिक न्याय कहलाएगा। कौन सी दो बातें? समता व समानता। यानी समानता का मतलब समान लोग, और समता यानी एक जैसी भावना, भेदभाव रहित जो व्यवहार होता है वह समता व समानता का व्यवहार कहलाता है।
तो जो राजनीतिक न्याय है वो किस पर आधारित होना चाहिए? समता व समानता पर आधारित होना चाहिए। और इसमें व्यक्तियों को अधिकार व अवसर प्रदान करता है। यानी राजनीतिक न्याय क्या करता है? व्यक्तियों को एक तो अधिकार प्रदान करता है और वह अवसर प्रदान करता है। ध्यान, हमें जो इनकी जो मूल बातें हैं वो ही हमें निकालनी पड़ेगी। देखिए, राजनीतिक न्याय का मतलब क्या हो गया? जो समता व समानता की भावना पर आधारित हो या धारणा पर आधारित हो, और ये व्यक्ति को क्या देता है? अधिकार व अवसर प्रदान करता है। अब अपने पास ये प्रश्न आता है कि ये कौन से अधिकार व कौन से प्रश्न प्रदान करता है? तो देखिए, ये कौन कौन से अधिकार देता है? सबसे पहला ये अधिकार देता है वयस्क मताधिकार। हमें खाली ये अधिकार बताने हैं, वयस्क मताधिकार। और वयस्क मताधिकार का अभिप्राय क्या है कि 18 वर्ष की आयु और उसके बाद वाले सभी व्यक्तियों को, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, सबको क्या है? मताधिकार है। यानी वोट देने का अधिकार है, मतदान का अधिकार है। एक तो राजनीतिक न्याय में इस पर बल दिया जाता है। दूसरा, राजनीतिक न्याय क्या कहता है? विचार, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस पर आधारित होता है। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो सार्वजनिक पद पर आसीन होने का अधिकार, सभी को समान सार्वजनिक पद, जो सरकार के द्वारा जो पद दिए जाते हैं वो सभी को समान रूप से सार्वजनिक पदों का अधिकार। जैसे हम लोग ये अपना जो अधिकार, मूल अधिकार पढ़ते हैं, कौन सा? समता का, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ते हैं, एक समानता का अधिकार पढ़ते हैं। तो देखिए, ये अगर राजनीतिक न्याय की हम बात करते हैं तो अपने जो मूल अधिकार है ना, कौन से मूल अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार, उन पर आधारित है। अगर हम बात करते हैं समानता पर, तो देखिए समता आ गया, स्वतंत्रता आ गया, तो ये उन पर आधारित है। जो अधिकार है वो कौन सा अधिकार कहलाएगा? वो राजनीतिक अधिकार कहलाएगा, क्योंकि उनमें देखो वयस्क मताधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता, इसके साथ सभी को समान सार्वजनिक पदों का अधिकार, यानी सरकार के द्वारा जो भी पद आते हैं सरकारी नौकरियों में, उनको सभी को अधिकार मिलना चाहिए, सबका उन पर अधिकार होना चाहिए। तो अगर हम मूल अधिकारों की बात करते हैं तो इनके अंतर्गत ये आते हैं। इसके साथ साथ सभी को राजनीतिक न्याय, चौथा जो पॉइंट देखते हैं वो है राजनीतिक न्याय की प्राप्ति। राजनीतिक न्याय की प्राप्ति। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं राजनीतिक न्याय की, तो इसके अंतर्गत हमें क्या दिए जाते हैं? ये सारे अधिकार और अवसर प्रदान किए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर बात आती है अधिकार व अवसर की। तो कौन से अधिकार और कौन से अवसर? तो सभी को वयस्क मताधिकार, अपने विचारों को स्पष्ट करने का अधिकार, सभी को सार्वजनिक पदों पर आसीन होने का अधिकार, राजनीतिक न्याय की प्राप्ति सभी को हो। तो राजनीतिक न्याय जो है वो एक बात, एक लाइन में अगर हम करें तो समानता व स्वतंत्रता पर आधारित है, समता व समानता पर आधारित है। यह व्यक्ति को अधिकार व अवसर प्रदान करने का कार्य करता है, तो वो कहलाता है राजनीतिक न्याय। और कौन कौन से अधिकार व अवसर? तो ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखवाए हैं वो पॉइंट्स आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जिसका सामाजिक और आर्थिक न्याय। यानी कुल मिलाकर अब आपके 2 न्याय बचे हैं जिनको हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर, और इसके साथ ही ये पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। तो पहला हम करते हैं सामाजिक न्याय। बहुत इजी है ये सब। सामाजिक न्याय देखिए क्या है। चौथा, सामाजिक न्याय। देखिए, सामाजिक न्याय की ये जो धारणा है, अपन रोल्स की बात करते हैं। जोन रोल्स मैंने आपको पढ़ाया था, आधुनिक विचारकों में सबसे महत्वपूर्ण था जोन रोल्स। जोन रोल्स भी क्या करता है? सामाजिक न्याय की जो सामाजिक न्याय का जो रूप है उसकी मांग करता है। क्यों? क्योंकि सामाजिक न्याय का मतलब होता है समता मूलक समाज। यानी अगर हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो इसका मतलब हो गया समता मूलक समाज। और समता मूलक समाज की बात का मतलब क्या हो गया?
समता मूलक समाज का मतलब हो गया बिना किसी भेदभाव के समानता पर आधारित राज्य। बिना किसी भेदभाव के समानता पर आधारित जो राज्य होता है वो कौन सा राज्य कहलाता है? वो समता मूलक समाज कहलाता है, समता मूलक न्याय कहलाता है। और ये जो धारणा दी थी समता मूलक समाज की, वो जॉन रोल्स के द्वारा दी गई है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं रोल्स की, तो ये आधुनिक विचारकों में सबसे महत्वपूर्ण था रोल्स, और इसने भी सामाजिक न्याय का प्रतिपादन किया था। ये हमने पीछे पढ़ लिया था इसके बारे में। तो सामाजिक न्याय का मतलब होता है समतामूलक समाज की स्थापना। समतामूलक समाज का मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के एक ऐसे समाज की स्थापना करी जाए जो समानता पर आधारित हो। यानी सामाजिक न्याय समाज में ऐसी व्यवस्था पर बल देता है जिसमें सामाजिक स्थिति के आधार पर व्यक्तियों में भेदभाव न हो और व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सके। चलिए मैं आपको लिख देती हूँ। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय ऐसी सामाजिक न्याय, ऐसी सामाजिक न्याय या व्यवस्था, न्याय या व्यवस्था पर बल देता है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर, जो सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न करे, वह समाज में व्यक्ति को पूर्ण विकास यानी अपना समग्र विकास कर सके, इसके अवसर प्राप्त हो, पूर्ण विकास के अवसर प्राप्त हो। ये होता है व्यक्ति का कौन सा? सामाजिक न्याय। यानी सामाजिक न्याय का अभिप्राय क्या हो गया? एक ऐसी व्यवस्था, ऐसा न्याय जो किस पर आधारित हो? जो समतामूलक समाज यानी भेदभाव रहित समाज या न्याय पर आधारित हो, और जिसमें व्यक्ति को क्या हो? पूर्ण विकास के अवसर प्रदान किए जाए, वो कहलाता है सामाजिक न्याय। तो इस तरह से आपको सामाजिक न्याय समझ में आ गया होगा। और समतामूलक जो समाज की स्थापना की थी, वो सामाजिक न्याय पर जो विशेष बल दिया था, वो किसने दिया था? वो रोल्स ने दिया था। और रोल्स ने भी सामाजिक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हमने पढ़ा था कि वो उपयोगितावादियों की अधिकतम, व्यक्तियों की अधिकतम सुख वाले सिद्धांत से असहमत था, और उसने समतामूलक या सामाजिक न्याय के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था, यानी अपनी धारणा उसमें बनाई थी। तो सामाजिक न्याय एक ऐसी व्यवस्था पर बल देता है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर, यानी हम कहते हैं ना, ऊंचा है, नीचा है, ये ऊंची जाति का है, ये निम्न जाति का है, ये छूत है, इस तरह का कोई भेदभाव न किया जाए व्यक्तियों के साथ, और व्यक्ति को समाज में अपना विकास करने के पूर्ण अवसर भी प्रदान करे, तो वो कौन सा कहलाता है? सामाजिक न्याय कहलाता है। और पांचवा जो न्याय आता है वो आता है आर्थिक विकास, आर्थिक न्याय। अब देखिए, आर्थिक न्याय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज में अगर हम देखें तो सामाजिक और आर्थिक न्याय जो आधुनिक न्याय के रूप दिए गए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि समाज में दो ही स्थितियों के आधार पर न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती। एक तो हम क्या कहते हैं कि ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, एक तो हम इसके आधार पर भेदभाव करने की जो संभावना है वो पूरी बनती है। इसके साथ साथ जो आर्थिक स्तर होता है व्यक्ति का, उसके आधार पर भी बहुत अन्याय किया जाता है या न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं होती। किस तरह से नहीं होती? जैसे हम ये देखते हैं कि ये अमीर है, ये गरीब है, ठीक है। अमीर और गरीब की जो खाई होती है वो भी आर्थिक न्याय को स्थापित होने में बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए हम बात करते हैं यहाँ पर आर्थिक न्याय की। आर्थिक न्याय का उद्देश्य समाज में आर्थिक समानता स्थापित करना है, बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक न्याय का जो उद्देश्य है वो क्या है? उद्देश्य समाज में, जैसे सामाजिक न्याय का उद्देश्य समता, समाज में समानता की भावना स्थापित करना था, वैसे ही आर्थिक न्याय का जो उद्देश्य है समाज में आर्थिक समानता
को स्थापित करना है, आर्थिक समानता को क्या करना है, स्थापित करना है। यानी अर्थव्यवस्था के आधार पर या धन के आधार पर किसी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव न किया जाए, तो वो कौन सा कहलाता है, वो आर्थिक न्याय कहलाता है। बहुत बड़ी बात है इसके अंतर्गत कि आर्थिक न्याय का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि आर्थिक संसाधनों का वितरण करते समय राज्य व्यवस्था को व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है कि समाज में अगर हम क्या करते हैं, संसाधनों का विभाजन करते हैं, समाज में हम क्या करते हैं, संसाधनों का विभाजन, संसाधनों का विभाजन करते समय क्या ध्यान रखने योग्य है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि समाज में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, तो मान लीजिए कि समाज में हम संसाधन है उनका वितरण कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमीर को तो बहुत सारा मिल जाए और गरीब को बेचारे को कुछ नहीं मिले, गरीब का गरीब रह जाए, अमीर और अमीर बन जाए। तो समाज में जो संसाधन है उनका वितरण इस तरीके से किया जाए ताकि सब लोगों को व्यवस्था के अनुसार या उनकी स्थिति के अनुसार, आर्थिक स्थिति के अनुसार उनका बंटवारा हो, सही हो। यानी अमीर को भी इतना ज्यादा न दिया जाए कि वो अमीर हो जाए और गरीब को इतना कम नहीं दिया जाए कि वो और गरीब हो जाए। अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको बंद करना होगा, उसको बांटना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। क्यों? तभी समाज में किसकी स्थापना होगी, आर्थिक न्याय की स्थापना हो जाएगी। आर्थिक जो न्याय है वो धन के आधार पर व्यक्ति के बीच में जो भेदभाव होता है उसकी भी निंदा करता है। यानी आर्थिक न्याय की हम बात करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या है, समाज में आर्थिक समानता को स्थापित करना इसका उद्देश्य है, तथा समाज में संसाधनों का विभाजन व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए। यानी व्यक्ति की खुद की स्थिति क्या है ये मैंने बता दिया, और धन और संपदा के आधार पर समाज में व्यक्ति के बीच में अगर कोई भेदभाव होता है तो आर्थिक न्याय इस भेदभाव की क्या करता है, निंदा करता है, इस भेदभाव की बुराई करता है। धन संपदा के आधार पर किसी प्रकार का व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। संसाधनों का वितरण व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए और समाज में आर्थिक समानता है उसकी क्या होनी चाहिए, उसकी स्थापना की जानी चाहिए। ये कौन सा न्याय कहलाता है, आर्थिक न्याय कहलाता है। और इसके साथ साथ ही अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसे गहरा नहीं करना है। यानी जो आर्थिक असमानता है वो अमीर और गरीब के खाई की जो खाई है उसे बहुत ज्यादा गहरी कर देती है। तो एक बार पूरे चैप्टर का जब हम रिवाइज करते हैं, क्या पढ़ा हमने इसके अंतर्गत। सबसे पहले हमने न्याय की अवधारणा देखी, प्लेटो के, अरस्तु के, मध्यकाल के, इसके साथ साथ आधुनिक जो विचारक है उनके विचारों का अध्ययन किया न्याय की अवधारणा को लेकर। और इसके बाद में हमने रोल्स जो आधुनिक विचारकों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, रोल्स के सिद्धांत पढ़े कि न्याय की को लेकर उसके जो सिद्धांत थे वो क्या थे और वो किस बात से असहमत था। उसके बाद में हमने जो भारतीय परंपरा है उसमें न्याय की व्यवस्था क्या है, यानी भारतीय परंपरा में भी जो न्याय को धर्म से जोड़ा गया और कर्तव्य पालन की सीख दी गई है। और इसमें मनु है, कौटिल्य है, इसके साथ साथ विदुर, सोमदेव, बृहस्पति, शुक्र, इनके हमने विचार देखे थे। और इनमें भी किसकी धारणा पर बल दिया गया, कर्तव्य पालन, ताकि समाज में संतुलन की स्थिति बनी रहे। इसके बाद में अपना जो टॉपिक चला था वो चला था न्याय के रूप। और परंपरागत रूप से जो न्याय के दो रूप थे, हमने नैतिक और कानूनी न्याय, और आधुनिक आधार पर हमने 3 आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पढ़े हैं। जो कानूनी नैतिक न्याय नैतिकता पर आधारित है, कानूनी न्याय न्यायोचित व्यवस्था पर आधारित है, सामाजिक न्याय समाज में समतामूलक समाज की स्थापना करता है, और आर्थिक जो न्याय है वो किस पर आधारित है कि आर्थिक समानता होनी चाहिए, अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम किया जाना चाहिए, संसाधनों का विभाजन उचित तरीके से होना चाहिए, धन संपदा को लेकर व्यक्ति के बीच में किसी प्रकार की कोई भेदभाव वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये सब हमने इसके अंतर्गत पढ़ा। यानी पहला जो अपना चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये समझ में आता है और तो इसकी क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास करें, बहुत ईजी है, क्योंकि जो जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे उन पर ही आधारित है अभ्यास प्रश्न। और इसके साथ साथ ही आज हम, अगर आपको किसी कोई डाउट आता है तो आप डाउट में डाल सकते हैं कि अभ्यास प्रश्नों को लेकर कोई डाउट है तो वो भी आप डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपके पास किताब है तो आपको ये जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं
इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को कॉपी में तो नहीं करना है, लेकिन एक बार इनका अध्ययन जरूर करना है, यानी इनको देखना है। महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत सारे जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है वो निकल जाते हैं, और आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं इसके अंतर्गत। और अभ्यास प्रश्नों की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए अति लघुत्रात्मक 11 क्वेश्चन दिए हुए, बहुत ईजी। महत्वपूर्ण बिंदु में सबके उत्तर है, साथ ही पढ़ाते वक्त भी बहुत सारे उत्तर आ गए। लघुत्रात्मक प्रश्न है तो वो भी बहुत इजी है, अगर आप देखोगे तो आपको आ जाएंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप डाउट में पूछ सकते हैं। अभी हम फेस टू फेस नहीं है, आमने सामने नहीं है, तो इस वजह से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है अभ्यास प्रश्नों को करने में। लेकिन अगर आप अभ्यास प्रश्न भी नहीं कर रहे हो और आपने सारे जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं, जो टॉपिक्स क्लियर करवाए हैं, अगर वो भी आ गए तो इसका मतलब आपको जो चैप्टर है वो उस पर कमांड होगी, वो आपको समझ में आ गया। अगर जिसके पूरा पार्ट ही समझ में आ जाता है तो अभ्यास प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं आती है उसको। आज हम जो इकाई ब है, खंड ब का इजी चैप्टर थोड़ा सा शुरू करते हैं, ताकि आपको इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वैसे तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत इजी है और जिनको मैं आराम से आपको करवा सकती हूँ, लेकिन बात ऐसी है कि अगर हम थोड़ा तरीके से चलेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना रास्ता मिल जाएगा और हम आराम से इन सारे कार्यों को कर लेंगे। तो आज जो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इकाई का फर्स्ट का, वो होगा भारतीय संविधान, भारत का संविधान, और टॉपिक्स होगा भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो देखिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। कारण इसका क्या है, ये जैसे न्याय है आपका बहुत इजी चैप्टर निकला था, बहुत सरल भी था, समझ में आने वाला था, वैसे ही भारतीय संविधान आपको इसलिए समझ में आएगा क्योंकि इस चीज को लेकर, यानी संविधान को लेकर हम 6ठी कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो बहुत है भारतीय संविधान, इजी चैप्टर लेते हैं हम, भारतीय संविधान। और आपके जो टॉपिक्स है उसमें संविधान निर्माण नहीं दिया हुआ है, यानी भारतीय संविधान का जो निर्माण वाला पोर्शन आपके नहीं दिया हुआ है। आपके जो टॉपिक उठाया है वो भारतीय संविधान की विशेषताएं उठाया है, बहुत महत्वपूर्ण है विशेषता। लेकिन भारतीय संविधान की विशेषताओं को जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो डॉक्टर अंबेडकर है, डॉक्टर अंबेडकर के इस भारतीय संविधान को लेकर क्या विचार है। डॉक्टर अंबेडकर के इस भारतीय संविधान को लेकर क्या विचार है, पहले हमें ये देख लेते हैं। यानी भारतीय संविधान की विशेषताओं पर जाने से पहले हम भारतीय संविधान क्या है ये देख लेते हैं। देखिए भारतीय जो संविधान का निर्माता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, यानी वो है ही भारतीय संविधान के निर्माता है। प्रारूप समिति के जो वो अध्यक्ष थे, भारतीय संविधान का ढांचा जो है उन्होंने तैयार किया था, और बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद में उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया था। और भारतीय संविधान में उन्हीं बातों को, उन्हीं विशेषताओं को डाला जो भारतीय नागरिकों के लिए हितकर है। और इसके लिए कहते हैं कि भारतीय जनता के सामने उन्होंने जो भी प्रारूप था वो रखा, उन पर विचार विमर्श हुआ, और इसके बाद में भारतीय जो निर्माण की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ी। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन तक भारतीय जो संविधान का निर्माण कार्य था, यानी बनाने का कार्य था, वो चला। बहुत ज्यादा टाइम होता है भारतीय संविधान का निर्माण करने में। ये यानी सोचा समझा एक ऐसा ढांचा तैयार किया जो भारतीय लोगों के, भारतीय नागरिकों के लिए हित करो। और भारतीय संविधान को लेकर अंबेडकर ने अपने विचार क्या व्यक्त किए, मैं भरोसा करता हूं या महसूस करता हूं, उन्होंने जो कहा वो मैं आपको बता रही हूँ, आपकी किताब में भी मिलेगा। मैं महसूस करता हूं कि भारत का जो संविधान है वो संचालन करने योग्य है। उन्होंने जो कहा वो विचार देखिए। और इसके साथ साथ कि संविधान का कार्य संचालन करने योग्य है, इसके साथ साथ वो कहते हैं कि भारतीय संविधान लचीला है और ये शांति काल में भी और युद्ध काल में भी भारतीयों की एकता को बनाए रखने में सक्षम है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही इन्होंने कि मैं महसूस करता हूं कि भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान का कार्य, भारतीय संविधान का कार्य संचालन योग्य है, संचालन योग्य है। अब ये देखिए संचालन योग्य किसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, यानी लाइनों के अर्थ देखते हैं अपन लोग। भारतीय जो संविधान है वो भारत का
कार्य, भारत की जो शासन व्यवस्था उसको संचालित कर सकता है, इतनी सक्षमता है उसमें, इतनी योग्यता है। इसके साथ साथ यह क्या है, लचीला है। लचीला का मतलब क्या हुआ कि इसमें आवश्यकता पड़ने पर संशोधन किए जा सकते हैं, इसमें नए विचार डाले जा सकते हैं, पुराने विचारों को हटाया जा सकता है, यानी मूल ढांचा उसमें तो परिवर्तन नहीं होता, लेकिन संशोधन जो है वो हो सकता है। तो भारतीय संविधान क्या है, लचीला है। ठीक है, और इस भारतीय संविधान में विशेषता है, कौन सी विशेषता, कि ये युद्ध काल व शांति काल में भी भारत की एकता को बनाए रखने में सक्षम है। बनाए रखने में क्या है, सक्षम है। यानी भारतीय, अंबेडकर के विचार हम कर रहे हैं, भारत का जो संविधान है वो संचालन करने योग्य है, ये लचीला है, और युद्ध काल और शांति काल में भी इसमें इतनी क्षमता है, इतनी योग्यता है कि ये भारत में भारतीय लोगों को एकता के सूत्र में बांध कर रख सके। तो ये है भारतीय संविधान। अब देखिए, हम किसी भी देश के संविधान की बात करते हैं तो जो किसी भी देश का संविधान है वो उस देश की आर्थिक या सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। इसी तरह भारतीय जो संविधान है वो भारत की आर्थिक स्थिति, भारत की सामाजिक स्थिति, भारत की राजनीतिक स्थिति, भारत की ऐतिहासिक स्थिति, इन सब विचारों पर आधारित जो है वो भारतीय संविधान, यानी इन सब पर आधारित भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। सारे बातों का, सारे पक्षों का ध्यान रखा गया। और भारतीय संविधान हम कह सकते हैं कि हमारे जो बुद्धिजीवी यानी भीमराव अंबेडकर, बाकी जो जिसने भारतीय संविधान के निर्माण में अपना सहयोग दिया था, उन सब की दूरदर्शिता का परिणाम है। उन्होंने भविष्य को देखकर, यानी सभी व्यक्तियों की परस्पर हितों का तो ध्यान रखा, साथ ही आने वाले जो समय है उसको भी ध्यान में रखकर भारतीय संविधान का निर्माण किया। यानी भारतीय संविधान का निर्माण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सारे पक्षों को ध्यान में रखकर किया गया है। और भारतीय संविधान का निर्माण हमारे बुद्धिजीवियों की उच्च बुद्धि की श्रेष्ठता का परिणाम कहा जाता है। इसके साथ साथ हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के निर्माण में टाइम, जो समय लगा था वो देखिए कितना था। समय था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। हालांकि आपकी जो संविधान निर्माण वाला पूरा नहीं आया है, खाली समय दिया गया है कि समय कितना लगा था भारतीय संविधान निर्माण में, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और इसे संविधान सभा ने तैयार किया था, एक सभा, संविधान सभा ने क्या किया था, तैयार किया। संविधान सभा ने इसको क्या किया, तैयार किया। और इसमें मूल वैचारिक आधार की अभिव्यक्ति को अत्यंत संक्षिप्त रूप में प्रस्तावना शीर्षक में व्यक्त किया गया है, जिसमें किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी जो प्रस्तावना है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। हमारे संविधान में उन आदर्शों को शामिल किया गया जो संविधान की लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता, सभी लोगों को स्वतंत्रता, समानता व न्याय को सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान इसकी प्रस्तावना में व्याख्यात्मक सिद्धांतों व आदर्शों का विस्तार ही है। अगर हम बात करते हैं प्रस्तावना की, तो देखिए जो प्रस्तावना है उसमें किसी प्रकार का, भूमिका कह सकते हैं, तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। और अगर एक बार हमने भारतीय जो प्रस्तावना उसका अध्ययन कर लिया, मैं आपको प्रस्तावना भी बताऊंगी भारतीय संविधान की, अगर उसका अध्ययन कर लिया, उसको पढ़ लिया, तो इसका मतलब जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का सार है। यानी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता, ये जो इन पर आधारित है भारतीय संविधान, और जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का क्या है, सार है। और प्रस्तावना जो है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। प्रस्तावना का मतलब भूमिका है। सबसे पहले प्रस्तावना की शुरुआत होती है भारतीय संविधान में, और उसके बाद में उसके अनुच्छेद वगैरह चलते हैं। तो जो प्रस्तावना है उसमें किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और प्रस्तावना ही भारतीय संविधान का सार है। आगे आने वाली कक्षा में हम भारतीय संविधान का जो मूल टॉपिक है आपकी किताब में दिया हुआ, उसका हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।